जरा एक सीन इमेजिन कीजिए। हम बताइए। साल है 1885। बॉम्बे शहर का एक बहुत ही शांत और एकदम आलीशान सा हॉल है। अच्छा। और वहां ना 72 बहुत ही पढ़े लिखे एकदम सूट बूट पहने हुए लोग बैठे हैं। जी। वो आपस में बड़ी शांति से चर्चा कर रहे हैं और ब्रिटिश सरकार को बहुत ही सम्मान के साथ, मतलब बहुत ही विनम्र भाषा में कुछ चिट्ठियां और अर्जियां लिख रहे हैं। जी बिल्कुल, एक बहुत ही सौम्य सा दृश्य है ये। हाँ, अब इस दृश्य को अपने दिमाग में रखिए और सीधे 1942 के पटना शहर में चलिए। बाप रे, वो तो एकदम अलग ही माहौल था। बिल्कुल अलग। सड़कें सुलग रही हैं, रेलवे ट्रैक उखाड़ दिए गए हैं, पुलिस स्टेशन फूके जा रहे हैं और सबसे खौफनाक मंजर पता है क्या है? क्या? स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले किशोर उम्र के लड़के, जी। जिनके हाथों में कोई हथियार नहीं है, वो तिरंगा लिए आगे बढ़ रहे हैं और ब्रिटिश पुलिस की गोलियां सीधे अपने सीने पर खा रहे हैं। ये वाकई एक बहुत ही रोंगटे खड़े करने वाला कॉन्ट्रास्ट है। मतलब एक तरफ बंद कमरे में लिखी जा रही वो विनम्र चिट्ठियां, हाँ, और दूसरी तरफ सड़कों पर बहता हुआ खून और खुला विद्रोह। बिल्कुल। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है। हमारे पास आज इतिहास के कई दस्तावेज, रिसर्च पेपर और पुराने नोट्स मौजूद हैं। जी। और आज के हमारे इस डीप डाइव का मिशन यही समझना है कि भारत की आज़ादी की लड़ाई इन 72 लोगों की शांतिपूर्ण अपीलों से शुरू होकर एक ऐसे हिंसक और विशाल जन आंदोलन तक कैसे पहुंच गई, जहां युवाओं ने मौत को गले लगा लिया। ये सफर समझना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि इतिहास की किताबों में हम अक्सर सिर्फ तारीखें रटते ना, लेकिन आज हम इस पूरे सफर को, इसके पीछे की स्ट्रैटेजी को, मतलब रणनीतियों को बहुत ही आसान भाषा में धीरे धीरे अनपैक करेंगे। सही कहा। देखिए, आजादी की लड़ाई सिर्फ घटनाओं की एक लिस्ट नहीं थी। यह ना एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक सफर था। अगर हमें सफर को समझना है तो सबसे पहले हमें उस मंच को समझना होगा जहां से पहली बार आजादी, या यूं कहें कि अधिकारों की मांग उठी थी। आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल, जिसकी स्थापना 20 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में हुई थी। हाँ, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिन्हें इतिहास में एओ ह्यूम के नाम से जाना जाता है, उन्होंने इसे शुरू किया था। जी। पहले अधिवेशन में व्योमेश चंद्र बैनर्जी अध्यक्ष बने और जैसा मैंने पहले बताया सिर्फ 72 लोग उसमें शामिल हुए थे। लेकिन हमारे स्रोतों में एक बहुत ही अजीब सी बात लिखी है। वो सेफ्टी वॉल थ्योरी वाली बात? हाँ, लाला लाजपत राय ने 1916 में अपने अखबार यंग इंडिया में इस पर काफी विस्तार से लिखा था। इसे सेफ्टी वॉल थ्योरी कहते हैं। मैं सोच रही थी कि इसे थोड़ा आसान करके समझाऊं। हाँ हाँ बिल्कुल। इसको ना बहुत ही आराम से समझते हैं। मैं एक बहुत ही आसान उदाहरण देती हूँ। घरों में इस्तेमाल होने वाले प्रेशर कुकर को ही ले लीजिए। अच्छा, कुकर, ठीक है। जब हम कुकर को गैस पर रखते हैं तो अंदर पानी उबलता है और भाप बनती है। धीरे धीरे अंदर का दबाव यानी जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और फिर सीटी बजती है? बिल्कुल। अगर कुकर के ढक्कन के ऊपर वो छोटी सी सीटी, जिसे हम वाल्व कहते हैं, वो न लगी हो तो क्या होगा? वो सारा प्रेशर अंदर ही अंदर जमेगा और अंत में कुकर एक भयानक धमाके के साथ फट जाएगा। सही बात है। तो सीटी का काम है उस एक्स्ट्रा प्रेशर को धीरे धीरे बाहर निकालना ताकि कुकर सुरक्षित रहे। और अंग्रेजों के लिए उस समय का भारत बिल्कुल एक उबलते हुए प्रेशर कुकर की तरह ही था। एग्जैक्टली। लाला लाजपत राय का तर्क ये था कि अंग्रेजों ने, और खास तौर पर उस समय के वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन ने, कांग्रेस को जानबूझकर उस सीटी या सेफ्टी वाल्व की तरह बनने दिया। क्योंकि उन्हें 1857 के गदर की याद बहुत अच्छी तरह से थी। हाँ, जो एक बहुत बड़ा विस्फोट था। अंग्रेज किसी भी कीमत पर नहीं चाहते थे कि भारतीय जनता का गुस्सा फिर से वैसे ही भयानक रूप में फटे। तो उन्होंने एक बहुत ही चालाक रणनीति अपनाई। क्या? उन्होंने सोचा कि पढ़े लिखे भारतीयों को एक ऐसा मंच दे दो जहां वे साल में एक बार मिलें, भाषण दें, अपने गुस्से को प्रस्तावों और अपीलों के जरिए बाहर निकाल दें और फिर शांति से अपने घर चले जाएं। लॉर्ड डफरिन का मानना था कि अगर भारतीयों के पास अपनी भड़ास निकालने का एक कानूनी और शांतिपूर्ण तरीका होगा तो वे दोबारा हथियार नहीं उठाएंगे। अच्छा, लेकिन यहाँ ना मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। बताइए। अगर ये कांग्रेस अंग्रेजों के दिमाग की ही उपज थी, एक तरह से सेफ्टी वॉल्व थी, हाँ, तो 1885 से लेकर 1905 तक के जो शुरुआती 20 साल थे, जिन्हें नरम दल या मॉडरेट्स का दौर कहा जाता है, हाँ, तो क्या वो सब सिर्फ एक नाटक था
ये नेता पीपीपी मॉडल पर काम करते थे, पिटिशन, प्रेयर और प्रोटेस्ट, मतलब याचिका, प्रार्थना और विरोध। जी। मतलब बस हाथ जोड़कर विनती करना। तो क्या ये शुरुआती नेता असल में डरे हुए थे या अंग्रेजों की कठपुतली थे? क्या वो 20 साल पूरी तरह से बर्बाद हो गए? ये बहुत ही जायज सवाल है और अक्सर लोग यही सोचते हैं। हाँ, क्योंकि लगता तो ऐसा ही है। हमें लगता है कि जो सड़कों पर नहीं उतरा उसने कुछ नहीं किया। लेकिन इतिहास को थोड़ा गहराई से देखने पर ना तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है। अच्छा, वो कैसे? नरम दल के नेता भले ही सड़कों पर नारे नहीं लगा रहे थे, लेकिन वे एक बहुत ही खतरनाक और अदृश्य हथियार तैयार कर रहे थे। अदृश्य हथियार? हाँ, वो हथियार था वैचारिक आधार, इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन। मतलब उन्होंने जनता के दिमाग को तैयार किया? ठीक ऐसा ही। हमारे दस्तावेजों में दादा भाई नौरोजी का एक बहुत बड़ा जिक्र है। आपने सुना होगा उनका नाम। हाँ, बिल्कुल सुना है। नौरोजी ने 1867 में धन की निकासी का सिद्धांत यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दुनिया के सामने रखी। आप सोचिए, उस जमाने में जब न कोई कंप्यूटर था, न इंटरनेट, न कोई डेटाबेस। उस दौर में नौरोजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के खातों की लगभग फोरेंसिक अकाउंटिंग कर डाली। बिना किसी मॉडर्न तकनीक के। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही मुश्किल काम रहा होगा। बहुत मुश्किल। और उन्होंने गणित और पक्के आंकड़ों के साथ ये साबित कर दिया कि भारत का लगभग 1/4 राजस्व, 1/4? जी हाँ, मतलब हमारी पूरी कमाई का 25% हिस्सा हर साल खींचकर ब्रिटेन भेजा जा रहा था। पर किस नाम पर? मतलब ये पैसा जाता कैसे था वहां? ये पैसा कई तरह से जाता था, जैसे ब्रिटिश अधिकारियों की भारी भरकम सैलरी के नाम पर, अच्छा। उनके रिटायरमेंट के बाद दी जाने वाली पेंशन के नाम पर, और यहाँ तक कि ब्रिटिश सेना जो दुनिया भर में युद्ध लड़ रही थी ना, उसके खर्च के नाम पर भी। मतलब लड़ वो रहे हैं दुनिया से और पैसा हमारा जा रहा था। बिल्कुल। नौरोजी ने जनता को समझाया कि हमारे देश में जो भयानक गरीबी है, जो अकाल पड़ रहे हैं, वो हमारी किस्मत खराब होने की वजह से नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि अंग्रेज हमारा खून चूस रहे हैं। ओह, ये तो सच में माइंडसेट बदलने वाला काम था। जी। मतलब पहले लोग सोचते होंगे कि ब्रिटिश राज एक सख्त माता पिता की तरह है जो हमारे भले के लिए हमें अनुशासन सिखा रहा है। हाँ, एक सिविलाइजिंग मिशन का भ्रम था। लेकिन इस थ्योरी ने साबित कर दिया कि वो सख्त माता पिता नहीं, बल्कि एक परजीवी है, एक पैरासाइट है जो हमारा पोषण चूस रहे हैं। और यही नरम दल की सबसे बड़ी जीत थी। उन्होंने ये भ्रम तोड़ दिया कि अंग्रेज यहाँ भारत के विकास के लिए आए हैं। आप ही सोचिए, अगर वो ये आर्थिक थ्योरी लोगों के दिमाग में नहीं डालते तो बाद के नेताओं के पास आंदोलन खड़ा करने के लिए कोई ठोस लॉजिक ही नहीं होता। समझ गई। मतलब उन्होंने इमारत की वो नींव बनाई जो जमीन के नीचे होती और दिखती नहीं है, लेकिन उसी पर पूरा ढांचा टिका होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन 20 साल तक चिट्ठियां लिखने और ये सारे तथ्य पेश करने के बावजूद भी जब अंग्रेजों ने कोई असल बदलाव नहीं किया, वो बस टालते रहे। हाँ, वो बस मीठी बातें करते रहे और शोषण जारी रखा, तो लोगों के सब्र का बांध तो टूटना ही था ना। और वहीं से हमारे इतिहास का दूसरा चरण शुरू होता है, 1905 से 1915 का दौर। अच्छा। यह वो समय था जब रणनीतियों में एक बहुत बड़ा और एकदम स्पष्ट बदलाव आया। हाँ, क्योंकि जब केवल अपीलों से काम नहीं चला तो कांग्रेस के अंदर ही एक ऐसा नया गुट पैदा हुआ जिसे पुराने नेताओं का धीमापन बिल्कुल पसंद नहीं था। जी, जिसे हम गरम दल या एक्सट्रीमिस्ट्स कहते हैं। और इसके सबसे प्रमुख चेहरे थे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इसी दौर में बाल गंगाधर तिलक ने वो ऐतिहासिक नारा दिया जिसने पूरे देश में बिजली दौड़ा दी। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बिल्कुल। ध्यान दीजिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इसे मांगूंगा, उन्होंने कहा मैं इसे लेकर रहूंगा। भाषा पूरी तरह से बदल गई। प्रार्थना की जगह सीधे अधिकार की बात होने लगी। जी। और गरम दल के नेताओं ने कहा कि हम सिर्फ चिट्ठियां नहीं लिखेंगे, हम विदेशी कपड़ों और विदेशी सामानों का बहिष्कार करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। हम स्वदेशी चीजें अपनाएंगे। हाँ, और ये मतभेद इतना बड़ा था कि 1907 में सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस सचमुच 2 टुकड़ों में बट गई, नरम दल और गरम दल। सूरत स्प्लिट। और इसी दौर में ना, जब मुख्य राजनीतिक आंदोलन कभी-कभी शांत पड़ जाते थे या ब्रिटिश सरकार उन्हें बुरी तरह कुचल देती थी, तब एक तीसरी धारा जमीन के नीचे से उबलकर बाहर आई, क्रांतिकारी आंदोलन, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स। हाँ, अनुशीलन समिति, युगांतर पार्टी और आगे चलकर भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे युवा। जी। लेकिन यहाँ ना मैं फिर से एक शैतानी सवाल, मतलब एक डेविल्स एडवोकेट वाला सवाल उठाना चाहता हूँ। हाँ, पूछिए। देखिए, नरम दल ने दिमाग जगाया, गरम दल ने बहिष्कार किया, लेकिन इन क्रांतिकारियों ने तो सीधे बम और पिस्तौल का इस्तेमाल किया। बिल्कुल किया। तो क्या इन क्रांतिकारियों की वजह से अंग्रेजों को ये बहाना नहीं मिल गया कि वे आम भारतीयों पर और भी ज्यादा जुल्म करें?
क्या इनके हिंसक तरीकों ने नरम दल की सारी मेहनत पर पानी नहीं फेर दिया? ये सवाल बहुत से आलोचक उठाते हैं। ये काफी आम डाउट है ना? लेकिन अगर हम मशहूर इतिहासकार बिपिन चंद्रा के शोध को गहराई से पढ़ें तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। अच्छा, वो क्या कहते हैं? क्रांतिकारियों का उद्देश्य कभी भी आम ब्रिटिश नागरिकों की हत्या करना या अंधाधुंध आतंकवाद फैलाना नहीं था। तो फिर उनका असली लक्ष्य क्या था? उनका लक्ष्य था ब्रिटिश अजेयता का भ्रम तोड़ना, मतलब द मिथ ऑफ ब्रिटिश इनविंसिबिलिटी। ओहो। उस समय आम हिंदुस्तानी पुलिस की वर्दी या एक गोरे अधिकारी को देखकर खौफ से कांपने लगता था। लोगों के मन में ये डर बैठ गया था कि अंग्रेजों को कोई हरा नहीं सकता, वे भगवान की तरह ताकतवर हैं। हाँ, सदियों की गुलामी से डर आ ही जाता है। बिल्कुल। तो जब एक अकेला क्रांतिकारी अपनी जान की परवाह किए बिना किसी अत्याचारी और क्रूर ब्रिटिश अधिकारी को भरी अदालत में या सड़क पर निशाना बनाता था, तो आम जनता का वो डर टूट जाता था। ओ, मतलब वो एक तरह से मनोवैज्ञानिक लड़ाई लड़ रहे थे, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। एग्जैक्टली। जब जनता देखती थी कि एक साधारण सा हिंदुस्तानी लड़का इतने बड़े ब्रिटिश अधिकारी को मार सकता है और हंसते हंसते फांसी पर चढ़ सकता है, तो जनता के अंदर का वो सदियों पुराना खौफ खत्म होने लगता था। क्या बात है! मतलब ये कोई एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाली रणनीतियां नहीं थी। बिल्कुल नहीं। नरम दल ने जनता को बताया कि दुश्मन कौन है, गरम दल ने जनता के अंदर उस दुश्मन के खिलाफ गुस्सा भरा और क्रांतिकारियों ने जनता के मन से उस दुश्मन का खौफ निकाल दिया। बहुत सही से जोड़ा आपने। ये सभी एक ही सीढ़ी के अलग अलग पायदान थे। ये बहुत ही शानदार तरीका है इसे समझने का। लेकिन अब एक नई समस्या खड़ी हो गई थी उस वक्त। वो क्या? करती थी, करोड़ों अनपढ़ और गरीब किसानों को इस लड़ाई से कैसे जोड़ा जाए। ये सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि उन्हें साथ लाए बिना आजादी मिलना तो असंभव था। और इसी खालीपन को भरने के लिए 1915 में एंट्री होती है एक नए नेतृत्व की, महात्मा गांधी की। जी। गांधी जी का भारत आना आजादी की पूरी रणनीति को एक नया आयाम दे गया। 1915 से 1930 के दशक तक उन्होंने कांग्रेस को एक एलीट क्लब से निकालकर एक सच्चा जन आंदोलन बना दिया। जन आंदोलन। और इसका सबसे पहला और क्लासिक उदाहरण हमें 1917 के चंपारण सत्याग्रह में देखने को मिलता है। हाँ, चंपारण, बिहार का वो इलाका जहां तिनकठिया प्रणाली लागू थी। जी, ये प्रणाली इतनी क्रूर थी कि इसके बारे में पढ़कर आज भी हैरानी होती है। अंग्रेजों ने ऐसा नियम बना रखा था कि हर किसान को अपनी जमीन के 20 हिस्सों में से 3 हिस्सों पर, मतलब अपनी सबसे उपजाऊ जमीन पर, हाँ, उस पर जबरन नील की खेती, इंडिगो फार्मिंग करनी ही पड़ती थी। और नील उगाने से सबसे बड़ा नुकसान ये था कि जमीन की उपजाऊ क्षमता यानी फर्टिलिटी खत्म हो जाती थी। ओहो, इसके अलावा अंग्रेज उस नील को बहुत ही कौड़ियों के भाव खरीदते थे। किसान न तो अपना पेट भर पा रहे थे और न ही अपनी जमीन बचा पा रहे थे। ये तो सीधा सीधा शोषण था। लेकिन जब गांधी जी वहां पहुंचे तो मुझे लगा था कि वो कोई बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पर जाम लगाएंगे या ब्रिटिश दफ्तरों का घेराव करेंगे। आमतौर पर लोग यही सोचते हैं। हाँ, लेकिन हमारे नोट्स बताते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कुछ अन्य वकीलों के साथ मिलकर सिर्फ गांव-गांव घूमना और किसानों की शिकायतें दर्ज करना शुरू किया। जी, एक रजिस्टर में उनकी कहानियां लिखना शुरू किया। मेरा सवाल ये है कि सिर्फ शिकायतें दर्ज करने से कोई इतना बड़ा साम्राज्य कैसे झुक सकता है? ये गांधी जी का एक बहुत ही अचूक हथियार था जिसे लोग अक्सर समझ नहीं पाते हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, ब्रिटिश सरकार खुद को बहुत ही कानूनी और व्यवस्थित मानती थी। मतलब बहुत ब्यूरोक्रेटिक। हाँ, फाइलों और कानूनों वाली सरकार। हाँ। उन्हें लगता था कि वो जो भी कर रहे हैं वो कानून के दायरे में है। गांधी जी ने उनके इसी गुरूर को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया। वो कैसे? गांधी जी ने कोई हवाई बात नहीं की। उन्होंने लगभग 8000 किसानों से मिलकर उनका पूरा डेटा तैयार किया। 8000 किसानों का डेटा? हाँ, हर किसान की गवाही, उसके अंगूठे का निशान, उसकी जमीन का ब्यौरा, सब कुछ लिखित में। बाप रे! जब अंग्रेजों की टेबल पर इन 8000 दस्तावेजों का पुलिंदा रखा गया, जो एक पक्के कानूनी सबूत की तरह ये चीख कर बता रहा था कि प्रशासन कितना भ्रष्ट और शोषक है, तो ब्रिटिश सिस्टम हिल गया। ओह! वे इस डेटा और कागजी सबूतों की बाढ़ से लड़ना नहीं जानते थे। ये तो कमाल का तरीका था। अंग्रेजों को उनके ही बनाए हुए कानूनी जाल में फंसा दिया। बिल्कुल। बिना एक भी पत्थर उठाए, बिना एक भी गोली चलाए प्रशासन को झुकना पड़ा। लगान में 26% की कमी की गई
और वो क्रूर तिनकठिया प्रणाली हमेशा के लिए खत्म कर दी गई। जी, और चंपारण की इस जीत के बाद गांधी जी ने कांग्रेस के पूरे ढांचे को बदल डाला। उन्होंने समझ लिया था कि अगर आजादी चाहिए तो आखिरी आदमी को जोड़ना होगा। बिल्कुल, उन्होंने कांग्रेस की मेंबरशिप फीस इतनी कम कर दी कि कोई भी गरीब किसान उसे आसानी से दे सके। सही बात है। और बैठकों में अंग्रेजी की जगह हिंदुस्तानी और स्थानीय भाषाओं का इस्तेमाल शुरू कर दिया, ताकि आम आदमी को ये ना लगे कि कोई विदेशी भाषा बोलने वाले एलीट लोग उनके लिए फैसले ले रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने एक बहुत ही गहरी और लंबी अवधि की रणनीति अपनाई, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। अच्छा। हमारे नोट्स में इसे STS स्ट्रैटेजी यानी संघर्ष विराम संघर्ष कहा गया है, स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल। इस STS मॉडल को समझने के लिए हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है, मैराथन दौड़।